A very good morning to you all. Myself Yogesh from Devki Tuition Center. Today we are going to start our class 10th real number part 2. As yesterday I have given you some questions, that is 0 a rational number and another one is why 0 cannot be a denominator. अच्छा, इन चीज़ों को समझने से पहले हम लोग कुछ एक चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि अपने लास्ट वीडियो में हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा था कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू या क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या है ये पी अपॉन क्यू, इससे क्या समझ में आता है तुम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले ये पी अपॉन क्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर ये पी अपॉन क्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस के आंसर खुद पे खुद आप दे पाएंगे। ठीक है, तो पी अपॉन क्यू का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम लोग सबसे पहले पी और क्यू को समझते हैं कि क्या होता है पी और क्या होता है क्यू। कभी भी हम लोग फ्रैक्शन में ऐसा करके पी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखते हैं तो न्यूमिनेटर का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी डेट इज टू बी डिवाइड, वो क्वांटिटी जिसको डिवाइड करना है। और क्यू का मतलब होता है कि जितने में उसको डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम लोग पी को अगर मनी मान लेते हैं और क्यू को नंबर ऑफ पर्सन्स मान लेते हैं, तो यहाँ पे अगर कि पी अमाउंट को क्यू पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसका मतलब ये होता है कि पी अमाउंट को क्यू पर्सन्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि पी अपॉन क्यू का मतलब क्या होता है। पी का मतलब होता है, न्यूमिनेटर का मतलब होता है कि आपको जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, और क्यू का मतलब होता है कि जितनों में वो अमाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है तो यहाँ पे थोड़ा से कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे इसको हम लोग समझते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं 1/2, 6/5, 20/3, 0/1। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को यहाँ पे जैसे 1 है, ठीक है, 1 मीन्स क्या हो गया, हमने एग्जाम्पल में न्यूमिनेटर को क्या माना है, अमाउंट, जिस अमाउंट को हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ पर्सन्स, जिन पर्सन्स में उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी मैं आपको 1 रुपीज़ देता हूँ और बोलता हूँ 2 पर्सन्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, तो 1 पर्सन को कितना मिलेगा, 0.5 रुपीज़ मिलेगा। ठीक है, 50 पैसा कह सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको 6 रुपीज़ दिए जाएँ और बोला जाए 5 पर्सन्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1 पर्सन को कितना मिलेगा, 1.2 रुपीज़ मिलेगा। कितना मिलेगा, 1.2 रुपीज़ मिलेगा। यानी थर्ड सिचुएशन, अगर आपको 20 रुपीज़ दिए जाएँ और बोला जाए कि 3 पर्सन पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, तो 1 पर्सन को कितना मिलेगा, 6.66। तो जो आंसर होता है वो ये होता है कि 1 पर्सन को कितना मिला है। जो यहाँ पे 5 की जगह पे 1 को कितना मिला है, तो वो होता है। तो ये किस तरीके से डिवाइड होता है, हर किसी को बराबर मिलता है। कहने का मतलब 0.5 पहले वाले पर्सन को मिलेगा तो 0.5 दूसरे पर्सन को भी मिलेगा। ठीक, तो इन एग्जाम्पल 4 जैसे कि हमने देखा, एग्जाम्पल नंबर 4 में 0/1 है। आपके पास 0 रुपीज़ है और आपको 1 पर्सन को उसको देना है। ठीक है, अगर आपके पास 0 रुपीज़ है तो एक को कितना देंगे आप, 0 ही देंगे, तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पर्सन को कितना देंगे, 0 देंगे। बट अगर यहाँ पे ऐसा करके कुछ ले लिया जैसे 1/0, तो कहने का मतलब आपके पास 1 रुपीज़ है, पर देना किसको है, जिसको देना है वो तो है ही नहीं, वो तो 0 है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 पर्सन को कितना मिला है अगर आपसे कुछ पूछा जाएगा तो आप बता पाएंगे, इसको नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जो आएगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि नहीं बता पा रहे हैं हम लोग 1 पर्सन को कितना मिला है। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर था वो ये था 1/0 कि डिनोमिनेटर में हम लोग 0 को यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड होता है। और क्या ये रैशनल नंबर है, 0 इज़ अ रैशनल नंबर, यस 0 इज़ अ रैशनल नंबर, बिकॉज according to the definition rational number are those which follow number in the form of p upon q where q should not be equal to 0. here q is 1 but numerator can be 0. आंसर क्या आता है हमारा, 0 ही आता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इक्लिप्स डिवीजन लेमा। तो इक्लिप्स डिवीजन लेमा स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लेमा थ्योरम और एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो लेमा का मतलब क्या होता है, अ प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव्ड है, उस स्टेटमेंट की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, लेमा बोलते हैं। ठीक है, और ठीक है, समझ में आया कि अगर कोई भी प्रूव्ड स्टेटमेंट हम पे पहले से है, पहले से वो बात प्रूव हुई है, अब उसकी हेल्प से हम लोग किसी दूसरी चीज़ को प्रूव कर रहे हैं, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे लेमा। ठीक है, ऐसे ही और मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट इज प्रूव्ड बाय यूजिंग मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है,
थ्योरम होती है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग की हेल्प से प्रूफ करते हैं, और ये हमको क्या देती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो थ्योरम में हमको क्या मिलते हैं, बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं, और लेमा में क्या मिलते हैं, छोटे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, और एल्गोरिथम क्या होता है, एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, एल्गोरिथम एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप शो करें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्गोरिथम बोलेंगे। किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करने की प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि अभी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आएगा तो तुम लोग वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, तो एल्गोरिथम का मतलब समझ जाना यहाँ पे, उसके हिसाब से मैं आगे बताऊंगी कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पे क्या है, एग्जाम्पल है कि इफ एम एंड एन आर एनी टू होल नंबर्स एंड ए इक्वल टू, चलो इसको तो छोड़ो, हम लोगों को मेन चीज़ है कि लेमा और थ्योरम में पता लगाना। ठीक है, यहाँ पे हम पे थ्योरम क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर हमारा आ गया। ठीक है, तो ये एक बड़ा रिजल्ट है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोला, थ्योरम बोला, मैथमेटिकल रीजनिंग से हमने इसको सॉल्व किया। बट यहाँ पे अब देखेंगे इफ एम इक्वल टू 2 एंड एन इक्वल टू 1 देन वी गेट द पैथागोरस ट्रिपल 3, 4 एंड 5, कि अगर हमारा m 2 है और n 1 है तो हमको पैथागोरस ट्रिपल क्या मिलेगा, 3, 4 और 5। ये एक स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को हमने यहाँ की स्टेटमेंट्स की हेल्प से प्रूफ किया। इस स्टेटमेंट को, एक जो छोटा रिजल्ट था, इसको हमने ये प्रूवन स्टेटमेंट की हेल्प से प्रूफ किया है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेमा बोलेंगे। ठीक है, जिस भी स्टेटमेंट को हम प्रूवन स्टेटमेंट की हेल्प से प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेमा बोलेंगे। ठीक है, तो और ये हमको क्या दिखाता है, स्मॉल रिजल्ट शो करता है। ठीक, तो यहाँ पे अब लेमा तो समझ गए, अब आते हैं कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या होता है हमारा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा जैसे बताया, यहाँ पे क्या है, फॉर एनी गिवन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर्स q एंड r which satisfy a equal to bq plus r such that 0 is smaller than and equal to r, okay, and r is smaller than b। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुमको कभी भी कोई भी दो नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, और आप उनको डिवाइड करते हो तो आपको एक क्वोशिएंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा, और जो क्वोशिएंट और रिमाइंडर उन दो नंबरों के लिए मिला है, ठीक है, ऐसा कभी और नहीं हो सकता कि उन दो नंबरों को आप आज के आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद किसी दूसरी कॉपी में सॉल्व करो, ठीक है, तो क्यू और आर की वैल्यू चेंज हो जाए, तब भी वो क्यू और आर की वैल्यू क्या रहेगी, उन दो ए और बी के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए 23 लेता हूँ, बी को 5 लेता हूँ, ठीक है, इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे को क्यू क्या मिलता है, 4 मिलता है, क्वेश्चन क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 और 23 और 5 आप कभी भी को 23 और 5 को कभी भी इस स्टेटमेंट में आप पुट करेंगे तो आपको क्यू हमेशा 4 ही मिलेगा और आर क्या मिलेगा, 3 ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कोई और वैल्यू इनकी क्यू और आर की आ नहीं सकती है इन दोनों के लिए, इन दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए। अगर मैं यहाँ पे 26 और 5 का एग्जांपल दूँ तो उस समय हम पे क्या आएगा, क्यू क्या होगा, 5 होगा, और आर जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, इसका तो मतलब समझ में आ गया कि यूनिक क्यू और आर का मतलब क्या है। यूनिक क्यू और आर का मतलब ये है कि कभी भी ए और बी दो इंटीजर लिए हैं तो उनके लिए यूनिक सेट ऑफ इंटीजर्स क्यू और आर होता है। ठीक है, यूनिक क्यों होता है, क्योंकि ए और बी जो भी है उनकी लिए क्यू और आर कभी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। अगर ए और बी सेम है तो अगर ए चेंज हो रहा है तो उस समय हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला है कि 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू आर, बी इज ग्रेटर देन आर। इसका मतलब ये है कि आर 0 भी हो सकता है, ठीक है, और 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट हमेशा क्या होगा, बी से छोटा होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर आर 0 कब होगा, जब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं 25 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो 5 5 जा 25 हो जाएगा और रिमाइंडर हो जाएगा 0। ठीक है, बट इन केस आर को एक बार हम लोग बी के इक्वल करके देखते हैं कि क्या होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ ए मेरे पे कितना है, 30 है, फॉर एग्जांपल ए 30 है, बी 5 है, 5 से मैं अगर मैंने यहाँ पे 5 लाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, तो 25 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये अभी भी तो डिवाइड हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन एक और बढ़ जाएगा,
5 की जगह पे 6 हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कभी भी अगर r b के बराबर होता है जैसे ही, तो क्या हो जाता है, क्वोशिएंट की एक वैल्यू 1 यूनिट बढ़ जाती है और रिमाइंडर 0 हो जाता है। तो इसलिए बोला गया कि r हमेशा क्या होता है, b से छोटा होता है। ठीक हो गया। तो इसके बाद यहाँ पे आती है आपके यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, एक मेथड है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करने, ए और बी के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करने को मेथड को, इसके ए और बी के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड करने की टेक्निक को हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बोलते हैं। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पे यूक्लिड्स लेमा का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एल्गोरिथम इसलिए क्योंकि ये जो हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो इसलिए हमने इसको एल्गोरिथम बोला है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं इसको। क्या है कि यहाँ पे यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। तो यहाँ पे क्या होता है, ए हमेशा क्या होता है, ए हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा हमारा। ए जो होगा हमारा क्या होगा, बी से हमेशा बड़ा होगा। तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे ए को जो बड़ा था, ग्रेटर था, उसको हमने क्या कर दिया, ए पुट किया, और बी क्या रहा हमारा, जो छोटी वैल्यू है उसको बी बोला, ठीक है। यहाँ पे अगर हम इसको पुट करेंगे तो 12576 ए की जगह पे आएगा और ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। हमने 4052 से इसके सबसे नियरेस्ट मल्टीपल को देखा, 4052 के नियरेस्ट मल्टीपल इसका थर्ड मल्टीपल इसका नियरेस्ट था, और रिमाइंडर में हम पे कितना बचा, 420 बचा, ठीक है। अब जो हमारा 4052 है और जो 4052 है, कहने का मतलब देखो, इस चीज़ को हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग तब तक का कंटिन्यू रखते हैं जब तक का हम पे रिमाइंडर 0 ना हो जाए। किस प्रोसेस को, कि अब जो हम पे पहली वाली स्टेप का जो बी है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए ए बन जाएगा, ठीक है। पहले वाली स्टेप का जो बी है वो नेक्स्ट स्टेप में ए बन जाएगा, और जो पहली वाली स्टेप में आर है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए बी बन जाएगा। बात समझ में आई? पहली वाली स्टेप का जो बी है वो नेक्स्ट स्टेप के लिए ए, और जो यहाँ पे आर है वो नेक्स्ट स्टेप में बी बन जाएगा, ठीक है। और चीज़ सेम करेंगे, ठीक है। तो इसको हमने क्या करा, 9th मल्टीपल इसका नियरेस्ट था और 272 हम पे बचा। देन अगेन जो बी था उसको हमने नेक्स्ट स्टेप में ए बनाया, और जो आर था उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए बी बनाया, और उसको फर्स्ट मल्टीपल देखा इसका 148 हम पे बचा। फिर से वो 272 हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के लिए ए बन जाएगा, 148 नेक्स्ट स्टेप के लिए बी, एंड सो ऑन। ये तब तक का करते रहेंगे जब तक का हम पे लास्ट में रिमाइंडर 0 ना हो जाए। देखो लास्ट सेकंड लास्ट स्टेप देखो, यहाँ पे 24 × 5 और +4 था, तो 24 को हमने क्या करा, ए की जगह पे पुट करा, और 4 को हमने कहाँ पे पुट करा, बी की जगह पे पुट करा। तो 4 6 जो 24 होता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक हो गया। तो अब देखो जहाँ पे रिमाइंडर 0 हो जाता है वहाँ पे जो बी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे जो बी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं, ठीक हो गया। तो देखो hence in this statement r equal to 0, therefore the divisor for this statement will be the HCF, ठीक है। और ये 4 है वो सिर्फ 12576 एंड 4052 का ही HCF नहीं है, वो साथ ही साथ में 4052 एंड 420 का भी है, 420 एंड 272 का भी है। जितनी भी प्रोसेस में ए एंड बी है, सारी प्रोसेस का ए एंड बी, हर स्टेप का ए एंड बी का HCF को है 4 है, ठीक है। इसका 4052 का, 420 का, 420 का है 272 का, 272 एंड 148 का, 148 एंड 124 का। तो समझ में आया कि जो हमारा HCF होगा वो खाली इन दोनों का नहीं, इन सब का होगा, जितनी प्रोसेस में ए एंड बी है। तो ये हमारा NCERT का क्वेश्चन था, ठीक है। NCERT का एग्जाम्पल क्वेश्चन था, ये हमने देख लिया। तो अब NCERT का पहला क्वेश्चन जो है वो इस पे ही बेस्ड है। आपको NCERT का जो पहला वाला एक्सरसाइज पहली और पहला क्वेश्चन है उसको करना है, सही है। और बाकी उसके सॉल्यूशन हम लोग कल वाले वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।